हाँ जी, सब राजी खुशी। कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया। आगे चलते हैं। देखो, अपना जो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर था उसके अंदर अपन ने बात करी थी। देखो, सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि भी ऊष्मागतिकी भौतिकी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि जो एनर्जी फंक्शन क्या होते हैं और आपके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद में अपन ने बात करी थी जो एनर्जी फंक्शन है उनके फॉर्मूले अपन ने देखे थे। चार एनर्जी फंक्शन होते हैं, ऊर्जा फलन चार होते हैं। एक एक के फॉर्मूले अपन ने देखे थे और हर एक का फॉर्मूला अपन ने लिखा था और साथ में याद किया था। इसके साथ ही अपन ने दूसरे लेक्चर में अपन ने मैक्सवेल इक्वेशन है उनको लिखना सीखा था कि चार इक्वेशनें होती है और हर एक को लिखने का तरीका क्या है और कैसे अपने को याद रखनी है, वो ट्रिक्स भी अपन ने देख ली थी। क्लियर है मेरी बात? अब आज के जो लेक्चर्स में अपन देखने वाले हैं वो अपना क्या रहेगा, वो रहेगा अपना, हेडिंग लगा लो, मैक्सवेल समीकरणों की व्युत्पत्ति। मैक्सवेल समीकरणों की व्युत्पत्ति, ठीक है। इन समीकरणों को हम डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है। वो जो डेरिवेशन है भाई, पहली जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो कहाँ से आएगी, दूसरी कहाँ से, तीसरी कहाँ से, चौथी कहाँ से, चारों को हम डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको कि मैक्सवेल इक्वेशन से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। छोटा इन सेंस का मतलब, छोटा क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछ सकता है कि मैक्सवेल समीकरण क्या है और चारों मैक्सवेल समीकरणों को लिखिए। तो डेफिनेशन लिखनी है, चारों इक्वेशन लिखनी है। क्लियर है मेरी बात? वो किन्हीं भी दो मैक्सवेल समीकरणों की उत्पत्ति पूछ सकता है आपसे, व्युत्पन्न पूछ सकता है उसको, डेरिवेटिव पूछ सकता है उसका। तो जो डेरिवेशन है उनका, वो अपन जो चार अपन एनर्जी फंक्शन पढ़े उन्हीं से अपन एक एक को मैक्सवेल इक्वेशन को डेराइव करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो पहली जो अपने हेडिंग होगी वो कौन सी होगी, लगा लो आप साथ में। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। ठीक है, पहली इक्वेशन अपन कौन सी देखेंगे, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। तो देखिए, पहली समीकरण क्या होगी मैक्सवेल की, इसके लिए अपन जो पढ़ेंगे बेसिक सी चीजें अपन काम में लेंगे। अपन ने पढ़ी थी पहली कि जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो क्या कहता है भाई, वो आपको ये कहता है कि जो जितनी आपने हीट दी है डी क्यू, वो एक तो जाएगी डी यू में और साथ में वर्क, वर्क जो है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी डी वी। आपको दिक्कत आ रही है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू में, वर्क डन में। यहाँ तक ठीक है कहानी? ठीक है जी। अपने को ये पता है चूंकि कि डी डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पी डी वी, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का मान जैसे अपन रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, समीकरण नंबर एक। यहाँ से ठीक है। ये प्रथम नियम को हम इंग्लिश में कहते हैं, आप इसे लिख लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फ्लोट से। कहाँ किससे लिखा है अपन ने ये, फ्लोट से, ठीक है। प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम है, कोई निकाय है, उसको आप जितनी हीट दोगे वो हीट जो है, वो ऊष्मा जो है, वो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी और साथ में उस निकाय पे किए गए कार्य के मान के बराबर होगी। सीधी सी बात है, ठीक है। तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जो सेकंड नियम है स्लोट, वो क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पूरा लिखोगे उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार। और वो द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, याद है किसी को? याद है? देखो, जो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम होता है
वो एंट्रोपी का आपको फॉर्मूला देता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है, याद है? dq बराबर TdS, या ऐसे लिख सकते हो आप कि अगर एग्जैक्ट मैं फॉर्मूला देखना चाहूँ तो फॉर्मूला होता है ds बराबर dq अपॉन t। ये सूत्र होता है कि एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी कितनी होती है, दी गई हीट के और उसका टेम्परेचर के रेशियो के अनुपात में। क्लियर है मेरी बात? तो ये dq बराबर TdS है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां से ये dq का मान उठा के यहाँ पे रख दो आप। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, तो जैसे ही अपन ने dq की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखी, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, dq का मान यहाँ रखा तो क्या आ गया भाई, TdS बराबर du प्लस PdV आ गया। du का मान क्या आया, TdS माइनस PdV। अब आप गौर से देखोगे ना तो एक चीज आपको दिखाई देगी कि जो U है, U अपने पास में क्या है, आंतरिक ऊर्जा। ये आंतरिक ऊर्जा है, वो फंक्शन है किसका, एक तो एंट्रोपी का और एक आयतन का, वॉल्यूम का। गौर से देखोगे आप तो U का मान निर्भर कर रहा है एक तो एंट्रोपी पे, एक आयतन पे। मतलब U जो है, U है वो आपका फंक्शन है किसका, S और V का। जब भी कोई एक ऐसा फंक्शन होता है जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे, कहने का मतलब, तो वहां पर हम जो, जब भी उनका उस समीकरण का जो डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम उसका क्या करते हैं, आंशिक अवकलन। जैसे मतलब मैं थोड़ा सा अपन में पुरानी यादों में लेके जा रहा हूँ आपको, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें अगर मैं लेके जाना चाहूँ आपको, तो आपने बहुत आराम, प्यार से और आराम से पढ़ा होगा कि कोई भी फंक्शन जो z है, ठीक है, वो अगर डिपेंड करे किस पे, x और y पे, अगर ये कोई भी फंक्शन z x और y पे, ये तो इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, मतलब z है वो आश्रित है किस पे, x और y पे। x और y का मान आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन z का मान जो x और y का मान ले लिया उनके हिसाब से आएगा। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए, ये जो z का फंक्शन का जब भी आप डेरिवेट करोगे तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे, डेल z अपॉन डेल x। जब आपने z का x के रेस्पेक्ट में किया तो ये अंडरस्टूड है कि वहां पर आपको y ने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। हमने फिजिक्स के अंदर जो भी कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं वो हमें नीचे लिखते हैं यहाँ पर कि ये अपन है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ये चीज पढ़ी है ना अपन ने। और जब भी इसका अपन में मान लो अगर इसी फलन का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उस समय x को क्या मानना है, कांस्टेंट। भी पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यही तो होती है कि आप पूरी इक्वेशन का कर दो एक के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसके अलावा दूसरे वेरिएबल को क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। क्लियर है मेरी बात? ये चीज पढ़ी हुई है, मेरे को जहां तक आपको लगता है आपने बहुत आराम से पढ़ा होगा। और आपने ये भी देखा होगा एक चीज भी कि ये जो फंक्शन है z, इस z का भले ही आप पहले x के रेस्पेक्ट में कर लो और उसके बाद में आप y के रेस्पेक्ट में कर लो, या फिर इसका जो डिफरेंशिएशन है आंशिक अवकलन पहले y के रेस्पेक्ट में कर लो और उसके बाद में x के रेस्पेक्ट में कर लो, दोनों की जो वैल्यू है वो एक ही आने वाली है। कहने का मतलब
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड। भले ही आप पहले x के रेस्पेक्ट में करो फिर y के रेस्पेक्ट में, या पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में, वैल्यू इनकी इक्वल आने वाली। ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर अब काम में लेंगे थोड़ी देर के अंदर अंदर। क्लियर है मेरी बात? वापस अपने टॉपिक्स पे आते हैं। देखो इसका मतलब अब इस इक्वेशन का ये जो समीकरण अपने पास में आई है, ये एज ए जेड फंक्शन की तरह काम करेगी। जेड है, क्लियर है? तो अब इसका अब में जैसे ही आंशिक अवकलन करना पड़ेगा अपने को, मैं लिख लेता हूं यहां पर, ये लिख लेना आप, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ एस एंड वी। आंतरिक ऊर्जा U एंट्रोपी S और आयतन V का फलन है। ठीक है, इसका मतलब हम अगर कोई भी फंक्शन है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करे तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ले लो साहब पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो लिख भी देना साथ में। समीकरण 3 का पहले किसके रेस्पेक्ट में कर लो, करो एस के रेस्पेक्ट में कर लो। समीकरण 3 का एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर और जैसे ही आपने इसका आंशिक अवकलन किया तो क्या आया, ये डेल यू अपॉन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एस के रेस्पेक्ट में। अगर एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपने वी को क्या माना होगा, कांस्टेंट, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसके अलावा जो भी है उन सबको क्या मानना है आपको, कांस्टेंट मानना है। तो बताओ मुझे क्या आया, डेल यू अपॉन डेल एस क्या आया, एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे तो टी आएगा, लेकिन ये v को अगर कांस्टेंट माना है तो dv की वैल्यू क्या होगी, जीरो, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर केवल क्या आएगा, t। समीकरण नंबर दे दो 4। क्यों? क्योंकि v अगर क्या है, कांस्टेंट है, लिख भी दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो dv की वैल्यू क्या होगी, जीरो। आगे बात समझ में? सेम कहानी सेम चीज करनी है अपने को। समीकरण 3 का क्या कर दो अब, एस के रेस्पेक्ट में हो गया, अब किसके रेस्पेक्ट में होना है, वी के रेस्पेक्ट में। वी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अंग्रेजी वाले भी साथ साथ में लिख लो भाई, बोल तो रही हूं मैं। आंशिक अवकलन करने पर, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वी। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा, u का v के रेस्पेक्ट में करना है। जब v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एंट्रोपी क्या रहेंगे अपन, कांस्टेंट रखेंगे। तो जैसे एंट्रोपी कांस्टेंट रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, देखिएगा इस समीकरण 3 का v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो s को कांस्टेंट माना है तो ds की वैल्यू जीरो होगी। ds की वैल्यू जीरो मतलब ये पूरी की पूरी टर्म जीरो होगी, तो पीछे क्या बचा, माइनस का p।
पीछे क्या बचेगा, माइनस का p। समीकरण नंबर 4। क्यों? क्योंकि जनाब s यहाँ पर क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। अगर s अगर नियत है तो ds का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो तीसरी क्लास के बच्चे को भी पता है, ठीक है। अब देखिएगा, एक मैंने कहा था कि अगर u जो है वो फंक्शन है किसका, s और v का, तो आप चाहे u का पहले s के रेस्पेक्ट में करो फिर v के रेस्पेक्ट में करो, या फिर पहले v के रेस्पेक्ट में करो फिर s के रेस्पेक्ट में करो, बातें और चीजें एक ही आने वाली है। अपन ने वही कहा, मैंने कहा जो आपने मैंने पहले बताया, क्या कि अगर z कोई दो वेरिएबल पे डिपेंड है तो z का पहले आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले x के रेस्पेक्ट में करो फिर y के रेस्पेक्ट में करो, या पहले y के रेस्पेक्ट में करो फिर x के रेस्पेक्ट में करो, आंसर सेम ही मिलने वाला। ये आंशिक अवकलन की प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है उसका। अगर आपने पहले पढ़ा होगा, एक चीज और भाई, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आपके पास एक बटन होता है नीचे, आप देखोगे ना, तो आप वहां पर अपनी स्पीड है वो बढ़ा सकते हो, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या दिक्कत होने वाली है ना, आपको लग रहा है कि भाई बहुत स्लो स्लो चल रहा है, ये सब मुझे पता है आता है, तो आप 1.25 पे 1.5 पे आराम से करके देख सकते हो, तो आपका वीडियो है वो जल्दी खत्म होएगा। और जहां तक मेरी राय है, 1.25 में आप देखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.25 से 1.5 में आप समझ सकते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 1.25 से एटलीस्ट कर सकते हो आप, क्यों फालतू में धीरे धीरे पढ़ना चीज़ों को, ठीक है ना। फटाफट फटाफट पढ़ा और काम खत्म। लेकिन लिखना भी तो होता है आपको साथ साथ में, तो वीडियो जितना जल्दी खत्म हो उतना आपके लिए इजी है, आसान है, फटाफट टाइम बचे, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप 1.25 पे ही देखो, क्लियर है, मजा भी आएगा पढ़ने में और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। मैं अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ना, तो वो तो नॉर्मल स्पीड में देखेंगे। अगर समझ आ रहा है, ठीक है, आप कैच कर सकते हो आराम से चीज़ों को, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब देखिएगा, यही मैं कह रहा हूं आपको कि अगर u फंक्शन है s और v का, तो u का पहले चाहिए आप s के रेस्पेक्ट में करो फिर v के रेस्पेक्ट में करो, या पहले v के रेस्पेक्ट में करो फिर s के रेस्पेक्ट में करो, आंसर सेम ही आने वाला है। जैसे u जो है वो फंक्शन है s और v का, तो साहब अगर आप पहले u का किसके रेस्पेक्ट में करोगे, s के रेस्पेक्ट में, तो उस समय कांस्टेंट आपने क्या माना होगा, v माना होगा। और फिर अगर आपने इसका किसके रेस्पेक्ट में कर लिया, v के रेस्पेक्ट में, उस समय आपने कांस्टेंट क्या माना होगा, s माना होगा। बात समझ में आई? सेम टू सेम कहानी है। ऐसे ही अगर आपने u का किया किसके रेस्पेक्ट में, पहले यहाँ पर s है तो अब यहाँ पर v के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में करा होगा, तब s क्या माना है, कांस्टेंट। और जब आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, s के रेस्पेक्ट में, उस समय आपने v को क्या माना होगा, नियत माना होगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए आप, ये तो हम जानी पहचानी चीजें लग रही है। समीकरण 3 और 4 को आप गौर से देखोगे, समीकरण 3 व 4 से गौर से आप देखोगे, तो आपको ये लगेगा कि ये तो निकाल चुके हैं इनकी वैल्यू, तो अपन कैसे, देखिएगा, ये देखो, डेल u अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट v, इसका वैल्यू क्या है, t। और डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट s, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का p। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो मान है, सॉरी अगर यहाँ पर ये जो है थोड़ी सी गलती हो गई भाई, 5 है ये समीकरण, ठीक है, 3 तो पहले हो गई, चौथी ये 5वीं, ठीक है। देखिएगा, तो आप ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो कि ये क्या बन जाएगा, डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी, ठीक है। डेल टी अपॉन डेल वी, और जैसे इसकी वैल्यू आप रखोगे डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस पर, क्या वैल्यू रखोगे, माइनस का पी, तो क्या माइनस के डेल पी अपॉन डेल एस, तो वैल्यू पुट कर दो आप।
तो जैसे इनका मान रखोगे समीकरण इनसे, तो क्या आएगा ये डेल टी अपॉन डेल वी बराबर एट कांस्टेंट एस पर, यहाँ पर ये आएगा माइनस के डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी पर। गौर से देखो साहब, क्या यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है? इसी को हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। थोड़ा सा ऊपर लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो पता है अपने को सब। क्या आया? डेल पी अपॉन डेल एस कांस्टेंट वी पर माइनस का लिख लीजिएगा। मैं एक बार वापस ले रहा हूँ स्टार्ट से, आप फटाफट फटाफट लिख लो इसको, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा कर दें तो एक साथ आ जाइए, मेरे को लगता है यहाँ तक दिख जाएगा आपको आराम से, ऐसी कोई वो बात नहीं है। यहाँ से लिखिएगा फटाफट, लिख लिएगा, लिख लो साथ साथ में फटाफट जल्दी जल्दी, फिर अपन आगे चलते हैं। आपके पास तो ऑप्शन है, आप पॉज करके भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें लिखने में क्यों टाइम खराब करें अपन, मैंने लिख दिया है पूरा बोर्ड पे। ये मेरे को लगता है इंग्लिश वाले कर लेंगे, इतनी इंग्लिश तो आती है आपको। आंतरिक ऊर्जा को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, एंट्रोपी है, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, है ना? तो भी ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उस हिसाब से प्रीफरेंस करते हैं। इंग्लिश वालों का ठीक है, आपको थ्योरी लिखा रहे हैं साथ साथ में, आप इतनी इंग्लिश कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि अब मैं हर चीज़ की अंग्रेजी बताऊँ यहाँ पर आपको। समीकरण 1 व 2 का मतलब क्या है? इक्वेशन 1 एंड सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सीधी सी बात है। ध्यान ये रखना है एक चीज़ और, लिख लिया? एक सुनोगे आप ध्यान से, जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है वो एंट्रोपी का सूत्र तो बताता है, लेकिन जो ऊष्मागतिकी का थर्ड लॉ है वो एंट्रोपी को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है कि एंट्रोपी है क्या वास्तव में। सेकंड लॉ एंट्रोपी का फॉर्मूला देता है, और थर्ड लॉ उस थर्मोडाइनेमिक्स का वो एंट्रोपी को डिफाइन करता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने न्यूटोनियन फिजिक्स में क्या करते हैं भाई, न्यूटोनियन फिजिक्स में अपन करते हैं, जो आपका फर्स्ट लॉ होता है ना, जो आपका फर्स्ट लॉ है वो तो क्या करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या करता है? फोर्स को डिफाइन करता है, बल को क्या करता है? परिभाषित करता है। जबकि सेकंड लॉ क्या करता है? बल का फॉर्मूला देता है आपको, कितना देता है? बराबर एम ए देता है ना? तो सेम टू सेम चीज कहानी है यहाँ पर। जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो होता है वो एंट्रोपी का सूत्र देगा, जबकि तृतीय नियम है वो एंट्रोपी को डिफाइन करेगा, एंट्रोपी को परिभाषित करेगा। यहाँ पर न्यूटन का पहला नियम जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है, जबकि सेकंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला देता है, बराबर है में। लिखिएगा, हो गया? ठीक है सर, आगे लिखो फिर, फटाक देने से लिख लो, फटाक देने से लिख लो। देखिए आ रहा है समझ में? अरे बोलो। ओके, ऐसे बताते रहा करो ऐसे, ताकि ना तो आप सो ना मैं सोऊं, है ना? ऐसे बोलते रहा करो, वो दिक्कत मत लो। आप बोलोगे तो आप तक आपकी आवाज़ जो है वो मेरे तक आएगी आराम से। ये लिख लो फटाफट जल्दी से। जैसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण किया है वैसे ही हम द्वितीय समीकरण करेंगे, सेम टू सेम चीज कहानी रहने वाली है।
प्रथम समीकरण यही था, टीवीएसपी, याद है कि नहीं है, भूल गए क्या? है ना, अपन ने बात करी थी भाई, पहले समीकरण में हम टीवी को सीधा रखेंगे और उस पर स्पेशल प्रोग्राम देखेंगे, और थर्ड इक्वेशन में हम जो है वो टीवी को आड़ा रखेंगे और उस पर स्पेशल प्रोग्राम देखेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है जी, आगे चलें। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या चीज, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। हेडिंग लगा लो, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। आप चाहो तो पहले इक्वेशन लिख लें, फिर प्रूफ देख लें अपन। द्वितीय समीकरण होता क्या है आपसे पूछे तो, तीसरी समीकरण की उल्टी तो होती है। थर्ड इक्वेशन है उसका उल्टा ही तो होता है सेकंड, और फर्स्ट की उल्टी कौन सी होती है? फोर्थ होती है। तो थर्ड इक्वेशन में क्या करते थे अपन, टीवी को आड़ा रखते थे, टी वी फिर एस और फिर फी, भाई टी वी एस पी। बात समझ में आ रही है? तो इसको जैसे अपन उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, डेल पी अपॉन डेल टी और डेल एस अपॉन डेल वी। ये यहाँ पर टी आ रहा है तो एट कांस्टेंट टी पर, और ये यहाँ पर क्या आ रहा है, वी आ रहा है तो एट कांस्टेंट वी पर। ये सेकंड इक्वेशन है साहब। क्लियर है मेरी बात? याद है कि नहीं है? याद है ना, मेरे को जहां तक लगता है आपको याद होनी चाहिए। इसका अपन प्रूफ देखेंगे साहब, इसको प्रूफ करेंगे अभी। क्लियर है मेरी बात? अब प्रूफ कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस चलने वाली है, स्टार्टिंग वाली। क्या, मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फ्लोट से क्या है अपने पास में, फ्लोट से है जनाब अपने पास में, डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। चूंकि डी डब्ल्यू का मान जो है पूरी दुनिया को जगत जाहिर है कि पी डी वी होता है, पता है कि नहीं पता है? पहली क्लास में अपन ने बात करी थी। तो डी डब्ल्यू का मान जैसे अपन ने रखा, तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, और मेरे को डी क्यू का मान भी हटाना है। तो डी क्यू का मान कैसे हटाएंगे, सेकेंड लॉ से, स्लोट से। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डी क्यू की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, टी डी एस होती है साहब। क्या होती है, टी डी एस होती है। तो ये समीकरण है एक, समीकरण दो, तो दोनों का मान रखोगे आप जैसे ही, तो ये वैल्यू क्या आएगी, टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, 3 दे दो। अब कहानी चेंज होगी। चेंज क्या होगी कि अब अपने को निकालना है सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ अपन निकालेंगे किससे, हम निकालेंगे साहब हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा से, है ना। यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय रूप किसका, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का। तो मैं लिख रहा हूं बाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। है ना, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा जो फलन है उसका गणितीय रूप लिखने पर, ये लिख लीजिएगा आप हिंदी में। तो वो क्या होता है, पहले हमें तो सूत्र लिखना है एफ। एफ का मतलब बोलो, फिर तुम साथ नहीं हो। याद आ रही है चीजें? देखो इस कितनी काम की बात है, ऐसे अपन भूल जाते हैं चीजें, लेकिन एक लाइन याद कर ली तो ये अपने आप याद हो गया। फिर तुम साथ नहीं हो, फिर का मतलब एफ, तुम का मतलब यू, और साथ नहीं हो का मतलब एस टी, और एस टी है साथ नहीं का मतलब नेगेटिव आएगा साहब। बात समझ में आ रही है? समीकरण 4। ठीक है, इसमें आंसर, इसका अवकलन कर दो। तो जैसे इसका अवकलन करोगे तो डी एफ बराबर क्या आया, डी यू माइनस डी ऑफ एस टी। बात समझ में आ रही है? अब देखो, दो
फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालते हैं अपन, कैसे निकालते हैं, याद है? फर्स्ट सेकंड मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट को कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, फिर सेकंड को कांस्टेंट रखते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, पहले को नियत रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे को नियत रखेंगे और पहले का अवकलन करेंगे। सीधी सी बात है साहब, बिल्कुल याद है आपको। तो डी एफ बराबर क्या आएगा, डी एफ बराबर डी यू माइनस एस को कहेंगे तुम आराम करो, और ये अवकलन किसका, डी टी का। जब फिर बाद में टी को कहेंगे तुम आराम करो, और अवकलन किसका करेंगे हम, एस का, डी एस का। ठीक है, अब आप गौर से देखोगे ना, यहां से कुछ भी कर दो, डी का मान उठा के रख दो, टी डी एस का मान उठा के रख दो। ठीक है, तो समीकरण कौन सी है, ये 3 है। समीकरण 3 से, तो जैसे ही समीकरण 3 से आपने ये वैल्यू है वो उठा के रखी, तो वो कितनी है, तो डी एफ बराबर डी यू माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस का मान क्या है, टी डी एस का मान है डी यू प्लस पी डी वी। अरे यही तो होता है टी डी एस का मान। तो आप गौर से देखो, देख रहे हो ना आराम से, तो आपको दिख रहा होगा कि डी यू से डी यू कैंसिल आउट हो रहा है। तो डी यू से डी यू कैंसिल आउट हो रहा है, तो पीछे क्या बच रहा है, पीछे बच रहा है डी एफ बराबर माइनस का एस डी टी और माइनस का पी डी वी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया अपने पास में। आप इनको सीधा भी याद रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको याद होते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये मानता हूँ बहुत अच्छी बात है अगर आप सीधा इनको याद कर सके तो। मेरे को तो नहीं होते, मैं तो डेरिवेशन ही करता हूँ। समीकरण नंबर 4 दे दो, क्या फर्क पड़ता है, 5 4 दे दो, दे दी, 5 दे दो। अब आप देखोगे ना ध्यान से, तो आपको ये दिखेगा कि जो एफ है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा है, ये फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। डिपेंड कर रही है तापमान पे और आयतन पे। ठीक है, तो देखोगे, गौर से देखोगे आपने, लाइट चली गई है, ज़्यादा लंबे टाइम की क्लास ले नहीं सकते, मैं फटाफट करता हूँ इसको, आप साथ साथ में लिखने जाना। आप अपने को पता है साहब क्या, कि जो एफ है, अब काम सेम ही करना है। एफ है वो फंक्शन किसका है, फंक्शन है टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। क्या करना है भाई, अब अगर दो पर डिपेंड करे तो क्या करते हैं, आंशिक अवकलन। सीधी सी बात है, जब भी कोई फलन केवल एक पर निर्भर करे तो पूर्ण अवकलन करते हैं, दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर करे तो आंशिक अवकलन करते हैं। ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब आपने पढ़ी होगी, और फिर भी मैंने नहीं पढ़ी तो मैंने बता दिया आपको कि जब भी फंक्शन दो वैल्यू पे डिपेंड करे तो हम वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन काम में लेंगे। तो करो इसका, तो डेल एफ, और किसके रेस्पेक्ट में करोगे, डेल टी के रेस्पेक्ट में करोगे। जब टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो वी को क्या मानना है, कांस्टेंट। जब वी को कांस्टेंट मानना है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीवी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, आहिस्ता 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 बात करते हैं, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत आप। डीवी का मान क्या हो जाएगा, 0, और जैसे ही डीवी का मान 0 होगा तो क्या आएगा, माइनस का एस। क्यों आया, समीकरण नंबर दे दो 6 इसको। क्योंकि जनाब v अगर आपने नियत मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो dv का मान क्या होगा, 0 होगा साहिब। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप जैसे t के रेस्पेक्ट में किया, वैसे ही क्या कर दो, ये लिख देना यार, समीकरण 5 का, समीकरण 5 का v के सापेक्ष में, ये तो है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, और ये है आपका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। कितना हो गया, तो v बचा, v क्लियर है। और जब v के सापेक्ष करोगे आप अवकलन, तो जनाब t को कांस्टेंट मानना है, और जब t को कांस्टेंट माना तो dt की वैल्यू 0 होगी, और dt की वैल्यू 0 होगी तो पीछे माइनस का p बच गया, ये माइनस का p, और ये समीकरण नंबर 7। और ये क्यों आया, क्योंकि हमने किसको कांस्टेंट माना, क्योंकि t का मान है नियत। अगर t का मान नियत है तो हम जानते हैं कि dt का मान क्या होगा, 0, इसलिए। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है साहब। अब अगर ये कहानी हो गई, तो अब अपने को पता है क्या, कि इनका कर दो आप, कि जो फंक्शन है f, इसका पहले आप किसी के रेस्पेक्ट में कर दो, क्या फर्क पड़ता है। पहले अगर आपने t के रेस्पेक्ट में किया, जब t के रेस्पेक्ट में किया तो v को क्या माना होगा, कांस्टेंट,
और उसके बाद आप किसको करो भाई, एक टी के रेस्पेक्ट में कर दिया, दो फंक्शन है, एक तो टी और वी, तो दूसरा किसके रेस्पेक्ट में कर दो, वी के रेस्पेक्ट में। और जब आपने वी के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन किया होगा तो आपने किसको कांस्टेंट माना होगा, टी को कांस्टेंट माना होगा। ऐसे ही पहले आपने टी का किया, अगर आप पहले सर हम टी का नहीं करके पहले अगर वी के रेस्पेक्ट में करते और उसके बाद में हम किसके रेस्पेक्ट में करें, उसके बाद में हम टी के रेस्पेक्ट में करें, तो अरे तो भी कोई दिक्कत ना है। क्यों, जब आपने वी के रेस्पेक्ट में किया होगा टी को कांस्टेंट माना होगा, और जब टी के रेस्पेक्ट में किया होगा तो किसको कांस्टेंट माना होगा, वी को कांस्टेंट माना होगा। चीज वही है। अब ये वैल्यू रख दो आप समीकरण 6 और समीकरण 7 से। समीकरण 6 व समीकरण 7 से तो जैसे ही मान रखोगे तो क्या आएगा बताओ, df अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का s, माइनस का बाहर आएगा, यहाँ पर भी माइनस का p बाहर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ क्या, मैं लिख रहा हूँ d, इसकी वैल्यू क्या आई थी, s आई थी ना, डेल s अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t बराबर डेल p अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v पर। यहाँ पर v है तो कांस्टेंट v, यहाँ पर t है तो कांस्टेंट t। ये देखो साहब, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन आ गई। मैक्सवेल की बहुत, और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण, बहुत जरूरी, लिख लीजिएगा साथ साथ में मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण लिख लो, ठीक है ना। यही तो प्रूफ करना था आपने को, देखो गौर से देखोगे ना आप, थोड़ा सा कर सकते हैं अपन छोटा ताकि बोर्ड पे चीजें दिख जाए और आ जाए आपको दिखने में। देखो यही तो प्रूफ करनी थी अपने को, ये रही साहब, यही तो प्रूफ करनी थी और अपन ने कर चुके। दिख रहा है ना, अब लिख लो फटाफट। आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो ना आराम से, तो मैं आगे आगे निकालते जाऊं, ये आप रोक लो आराम से और फिर लिख लो, फिर आगे चले, फिर मैं और आगे ले रहा हूँ, इसको रोक लो और लिख लो, ये लो, हो गया। अब आराम से आप लिख सकते हो, लिख लो जी, ये मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण, ठीक है, आ रहा है समझ में सबके, बढ़िया, कोई वो वाली बात नहीं है, सेम प्रोसेस है। तो घबराना नहीं है कि मैक्सवेल की इक्वेशन दे दी तो डेरिवेशन बहुत क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपके, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जहां तक आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर है, कोई समस्या नहीं आने वाली, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सेम तरीका रहेगा, सेम मेथड रहेगा। फॉर्मूला अपने को कुछ नहीं याद है, कुछ भी नहीं पता अपने को, फिर भी अपन देखो पूरा डेरिवेशन कर दिया अपन ने, बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ अपन कल करेंगे, अगर आप हो सके तो आप करना, अगर नहीं हो तो अपन कल कर ही रहे हैं, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ट्राई कर लेना घर पे, हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे कल। ओके, थैंक यू।